तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं हम अपना नया सब्जेक्ट। नाम हम तो मैं लिख दूंगा, नाम का क्या है, नाम में क्या रखा है, व्हाट इज द नेम, ठीक है। बट अगर आप सिविल इंजीनियर हो, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो या आप सिविल इंजीनियर हो, अगर इस सब्जेक्ट की नॉलेज आपको नहीं हुई तो आपको कोई इंजीनियर नहीं बोल सकता है। रीजन मैं आपको बता देता हूं। सिविल इंजीनियरिंग के हमारे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर आपको मैं सोम की बात करूं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, तो कोई आपसे सोम नहीं पूछने वाला है। रीजन ये, कोई आपसे शुरुआत में डिजाइनिंग नहीं करवाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर मैं जे की बात करूं, जूनियर इंजीनियर की बात करूं या असिस्टेंट इंजीनियर की बात करूं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपसे स्ट्रक्चरल की डिजाइनिंग कराना स्टार्ट कर देगा, है ना। आपको एग्जीक्यूशन का काम मिलेगा। सबसे पहले एग्जीक्यूशन का काम क्या होता है? काम करवाना। अब देखो ध्यान से, अगर आप सिविल इंजीनियर में जूनियर इंजीनियर बनकर जाते हो, जे या बन के जाते हो, तो कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट की नॉलेज आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक तो आपको बीएमसी की नॉलेज बहुत होनी चाहिए, एक आपको बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन की नॉलेज बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और दूसरी आपको इस एस्टिमेशन की नॉलेज बहुत होनी चाहिए। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। आप बिलीव नहीं करोगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को आप छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की। आपको लगता है ना क्या कि सर क्या ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की इंपॉर्टेंट है? नहीं। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में भी इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो वो सबसे पहले आपसे एस्टिमेशन ही पूछेगा। भरोसा रख लो मुझ पर कि सबसे पहले वो आपसे एस्टिमेशन पूछेगा। आप किसी बिल्डिंग की कंपनी में जाओगे तो आपसे वो पूछेगा एस्टिमेट निकालना आता है आपको, एस्टिमेशन आता है आपको, ठीक है। उसके बाद वो घूम फिर के फिर आपके बीएमसी पर आ जाएगा। बीएमसी के बाद वो आएगा आपके उस सब्जेक्ट पर। मैं गवर्नमेंट की तो बात, गवर्नमेंट के लिए तो सब सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। अगर हम गवर्नमेंट जॉब के लिए बात करें तो सब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ मार्क्स के आते हैं। बट ये 2 सब्जेक्ट जो है, ये आपको, अगर आप एमएनसी में जाना चाहते हो तो ये 2 सब्जेक्ट वो आपसे सबसे पहले पूछने का ध्यान रखना स्पेशली। और इसमें वो एक चीज आपसे बहुत पूछेगा, अगर आप किसी अच्छी प्रोजेक्ट वाली कंपनी में जाते हो तो इस एस्टिमेशन से वो आपसे एक चीज पूछेगा, बीबीएस, जिसको हम बोलते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल, ठीक है। ये कुछ इंटरव्यू वाले क्वेश्चंस होते हैं जो वो आपसे पूछे जाते हैं प्राइवेट में, क्योंकि कुछ लोग मेरे जान पहचान में वो जाते हैं तो बताते हैं यार हमसे तो घूम फिर के एस्टिमेट ही पूछ लिया। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, और एक सब्जेक्ट और है, ठीक है, जो मैं आपका लिखने वाला हूं। मैं ना फ्लूइड मैकेनिक्स लिखूंगा, ना मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लिखूंगा, मैं कुछ ऐसे लिखूंगा। एक सब्जेक्ट और है जो मैं आज आपका स्टार्ट करने वाला हूं, और उस सब्जेक्ट की नॉलेज भी, अगर आप साइट पर खड़े होकर काम करवा रहे हो तो उस सब्जेक्ट की नॉलेज आपको होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और वही हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, जिसका नाम है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। जो अब मैं आपका सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूं उसका नाम है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो दैट मींस अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में भी इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको आरसीसी आना ही चाहिए। आरसीसी। कुछ जगह, कुछ स्टेट्स में इस सब्जेक्ट का नाम है डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीसीएस। डीसीएस। अगर आप रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की बात करोगे तो वो बन गया आपका आरसीसी, और अगर आप डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स की बात करोगे वो बनेगा आपका डीसीएस। तो कुछ अलग अलग बुक्स में आरसीसी देके रखा है, कुछ बुक्स में आपको डीसीएस देके रखा हुआ है, ठीक है। तो सर आपने तो यहाँ पर डिजाइन लिख दिया, मैं, और आप बोलते हो कि डिजाइनिंग तो हमसे कोई करवाएगा नहीं। पहली बात, चाहे वो एस्टिमेशन हो चाहे वो बीएमसी हो, अगर आप जेई बनकर जाते हो तो सबसे पहले आपको इस सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि पूरी हर जगह काम आएगी, हर जगह। बात होती है बीएमसी की, तो बीएमसी में यार सब कुछ आता है। बीएमसी में आपका ब्रिक्स भी आएगा, बीएमसी में आपका सीमेंट डिटर्मिनेशन भी आएगा कि अगर इतना कंस्ट्रक्शन है, इतना क्यूबिक मीटर आपका कंक्रीट यूज हो रहा है, तो आपका सीमेंट कितना क्वांटिटी में होता है, ये आपका आ जाएगा सीमेंट से रिलेटेड। ये सब पूछा जाता है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं, जो लोग सोचते हैं कि इस प्राइवेट में तो कुछ नहीं होता, क्या पूछेंगे, तो वो सब इससे पूछ लेंगे आपसे, ठीक है, या आपसे मोटार के बारे में पूछ लेंगे, जो भी चीज है, ठीक है। अब आती है बात, क्या सर आप बोलते हो कि आरसीसी भी हमको पता होना चाहिए? आप तो बोलते कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की या एफएम की या कुछ डिजाइनिंग आती नहीं है। बिल्कुल आपसे कोई डिजाइनिंग नहीं पूछेगा।
आप अगर जेई बन के जाओगे, ए बन के आओगे, तो वो आपसे फर्स्ट डे डिजाइनिंग नहीं करवाएगा, बिल्कुल नहीं कराएगा। हाँ, जब आप एक सीनियर पोस्ट पर पहुंच जाओगे, बहुत आपके प्रमोशन होंगे, सीनियर पोस्ट पर पहुंच जाओगे, तो थोड़ी बहुत इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा। तो फिर सर आरसीसी हमारा किस काम आया? आरसीसी हमारे इस काम आया, इसमें जो भी दूसरी चीजें होती है एक्सेप्ट डिजाइनिंग। क्या आरसीसी में डिजाइनिंग ही होती है? क्या आरसीसी में कंक्रीट की प्रॉपर्टीज नहीं होती? अगर मैं बात करूं, क्या आरसीसी में कंक्रीट की प्रॉपर्टीज नहीं होती? क्या आरसीसी में आईएस कोड का यूज नहीं होता? जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है हमारा, क्या उसके यूजेस नहीं है? और ये आपको जो यूज होते हैं, दैट मीन्स अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आपकी साइट पर कंक्रीट का काम हो रहा है, ये स्टील रिइंफोर्समेंट भी आ रहा है, तो वो इन आईएस कोड के अकॉर्डिंग ही आएगा, तो उसमें आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे उसका नाम है आरसीसी। डीसीएस मैंने आपको बता दिया, ऐसे कि कुछ बुक्स में होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बताता हूं कि ये सब्जेक्ट हमारा किसी भी एग्जाम के लिए, जो नॉर्मली 3 कॉमन एग्जाम्स है इंडिया में जो हर साल होते हैं, हर साल कंडक्ट होते हैं, और आप लोगों के भी वो 3 एग्जाम्स में से एक टारगेट होगा। रिमेनिंग बता दूंगा मैं आपको, आप बोलोगे सर 3 नहीं और ज्यादा भी होते हैं, जैसे स्टेट का होता है, वो आगे की बात है। अगर मैं बात करूं, ये आपने लिख लिया होगा, ये ज्यादा कुछ काम का नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं आगे की, आरसीसी हम छोटा हेडिंग लिख लेते हैं इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3 एग्जाम्स को डिस्कस करेंगे, किस किस को? एसएससी जेई को। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आईईएस, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे गेट, कि इन तीनों एग्जाम्स में क्या इंपॉर्टेंस है आरसीसी की। तो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहली बात, करंट जो आपका एग्जाम हुआ था, लास्ट ईयर जो आपका एग्जाम हुआ था एसएससी जेईई को, मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, प्री प्लस मेंस। पहले तो मैं आपको एसएससी जेईई में इस एग्जाम की इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूं सब्जेक्ट की, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्री की, प्री मींस ऑब्जेक्टिव, प्री मींस क्या होता है आपका? ऑब्जेक्टिव। अगर मैं बात करूं आपसे ऑब्जेक्टिव की, कि एसएससी जेईई के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके आते हैं, जो आपके 100 टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं, उन 100 टेक्निकल क्वेश्चन में लास्ट ईयर जो सबसे लेटेस्ट एग्जाम है, उसमें कितने क्वेश्चंस आए थे? 10 से 12। कितने क्वेश्चंस आए थे? 10 से 12। दैट मींस, मैं इसको थोड़ा और नीचे लिख देते हैं, दैट मींस 100% में से अराउंड 10% आपका आरसीसी ने कवर कर लिया। 100% में से अराउंड 10% आपका आरसीसी ने कवर कर लिया है। तो सर ये तो करंट ईयर का है, हाँ जी है। अगर मैं करंट ईयर से पहले पिछले 5 साल की बात करूं, या एक ईयर था जिसमें आरसीसी के 16 क्वेश्चन आ गए थे, अगर मैं ईयर 2010 की बात करूं तो इसमें 16 क्वेश्चंस थे आरसीसी के। तो आप बोलोगे सर एक साल 16 क्वेश्चन आ गए, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो भैया लास्ट ईयर 10 से 12 क्वेश्चन भी तो आए, इनको क्यों इग्नोर कर रहे हो? आपको पता है आपका 1 मार्क आपका सिलेक्शन रोक सकता है। आपका 1 मार्क जो होता है ना, 1 नंबर जो होता है, वो आपका सिलेक्शन रोक सकता है। ये दुख उससे पूछो जिसके कट ऑफ से बिल्कुल 1 नंबर कम आता है, वो इस 1 मार्क की कीमत समझता है। आप इस 1 मार्क की वैल्यू तभी पता लगा सकते हो, आप उस इंसान से कभी बात करो, मान लो इन केस अगर आपका 1114 कट ऑफ गई, 1114 कट ऑफ गई, और जिसके 113 या 112 मार्क्स आए ना, कट ऑफ कितनी गई आपकी? 114, 114, और जिसके 113 112 मार्क्स आए ना, उससे दुख दर्द पूछना, इस 1 मार्क का दुख दर्द क्या होता है? इस 1 मार्क को है ना, वो लाइफ टाइम याद रखता है। और अगर आपको जेईई जैसे एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन करना है ना, तो आपको ये 1-1 मार्क्स बचाते हुए 100 में कन्वर्ट करने पड़ते हैं। 1-1 मार्क जोड़ोगे ना, बूंद बूंद करके घड़ा जो बढ़ता है, 1-1 मार्क्स जब आप जोड़ोगे, तब जाके आपके 100 ऑफ नंबर्स मिलेंगे, 100 ऑफ मार्क्स मिलेंगे, जो भी है, 500 का है, 300 का है, 200 का है, उसमें से आपको मार्क्स मिलेंगे। और एक ऐसा सब्जेक्ट जो अकेले खुद इतनी कैपेसिटी रखता है कि वो 10 से 12 क्वेश्चन आपको दे दे, तो क्या आप उस सब्जेक्ट को इग्नोर कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। और अगर मैं बोलूं कि इससे प्रीवियस, अगर मैं ऑन एन एवरेज करंट जो हमारा एग्जाम हुआ था अभी, उससे पहले अगर मैं बात करूं, तो ऑन एन एवरेज 8 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आते ही हैं। दैट मींस जो हमारा करंट एग्जाम हुआ था उसमें 10 से 12 मार्क्स आ रहे हैं आपके। 2010 में सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन आए थे, 16 क्वेश्चन आ गए थे आरसीसी के एक साथ। और एवरेज की बात करूं तो 8 से 10 क्वेश्चन तो इसके आते ही हैं। अब बात करते हैं मेंस की। अब बात करते हैं किसकी?
मेंस की। ऐसा कोई मेंस नहीं हुआ आज तक, ऐसा सिविल इंजीनियरिंग का मेंस एग्जाम नहीं हुआ जिसमें आरसीसी का क्वेश्चन आया नहीं है। आज तक कोई एग्जाम नहीं हुआ। यस, आरसीसी सिविल इंजीनियरिंग की फाउंडेशन है। आपको अगर सीमेंट, कंक्रीट और आरसीसी के बारे में नहीं पता तो ना तो आप कोई स्ट्रक्चर बना सकते हो, ना कोई आप बड़ा सा डैम बना सकते हो, ना कोई आप बड़ा सा ब्रिज बना सकते हो। जब आपको सीमेंट कंक्रीट की नॉलेज ही नहीं होगी, जब सीमेंट कंक्रीट की नॉलेज नहीं होगी तो डैम क्या बनाओगे? जब सीमेंट कंक्रीट आरसीसी की नॉलेज नहीं होगी तो आप बिल्डिंग्स कैसे बनाओगे? सिंपल सी बात है। या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कैसे बनाओगे? ठीक है। और अगर आप बोलते हो कि सर बिल्डिंग से क्या मतलब है, जो रोड होती है, रोड भी तो आपका बनती है कि सीमेंट कंक्रीट से रोड नहीं बनती है। ठीक है, तो इन सबकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है। अब अगर मैं मेंस की बात करूं, अब अगर मैं मेंस की आपसे बात करूं तो आपका मेंस 300 मार्क्स का होता है। एसएससी जेई का ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का। और एसएससी जेई का जो मेंस मींस सब्जेक्टिव, मेंस मींस सब्जेक्टिव। अगर मैं आपके सब्जेक्टिव एग्जाम की बात करूं तो आपका सब्जेक्टिव 300 मार्क्स का होता है। और इस 300 मार्क्स में से ऑन एन एवरेज आरसीसी हमेशा 40 मार्क्स से लेके 60 मार्क्स तक आया ही है। आप समझो मेरी बात? ऑन एन एवरेज 300 में से 60 मार्क्स, 40 से 60 मार्क्स का आरसीसी आपका आता ही है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि आरसीसी 40 मार्क्स से कम आ जाए या 60 मार्क्स से ज्यादा आ जाए, मतलब 60 मैक्सिमम लिमिट हो जाती है इसकी। ठीक है, तो ये देखो, आप अगर ऑब्जेक्टिव की, अगर मैं सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बताना चाहूं तो आप प्राइवेट में जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा, आप गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी करोगे तो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। और अभी तो मैं आपको एक ही एग्जाम बताया, अभी मेरे को इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज पे भी आना है, मुझे गेट पर भी आना है। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंस दिख गई होगी कि हाँ कहीं ना कहीं यार इंपॉर्टेंस। और हाँ, मैं आपको चीज बता देता हूं, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता है, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में हल्का सा मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आप बोलोगे सर आप घूम फिर के सोम पर आ ही जाते हो, आना पड़ता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अकेला खुद एक टाइम पर 12 मार्क्स 14 मार्क्स आ जाया करता था एसएससी जेईई में। अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करूं तो एक टाइम पर ये बहुत ही ज्यादा आता था। अब ये थोड़ा सा कम हो गया, 6 मार्क्स का भी आने लग गया। मैं एसएससी जेईई की बात कर रहा हूं, 6 से 8 मार्क्स का भी आने लग गया है। ठीक है, हो सकता है किसी शिफ्ट में 6 मार्क्स से भी कम आया। तो क्या सर सोम नहीं पढ़े? मजबूरी ये है ना कि मान लो, सबसे पहली बात, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपका पहले बहुत ही ज्यादा आया करता था, बहुत ही ज्यादा आया करता था। बट अब क्या कर दिया है, अब इन लोगों ने वो एग्जाम्स देने चालू कर दिए जेईई के एग्जाम्स में जिसमें डिजाइनिंग इन्वॉल्व ज्यादा ना हो। जैसे कि एस्टिमेशन आपका देना बहुत ज्यादा स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लोगों को पता लग गया है कि अगर आप जेईई का रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो जेईई को एस्टिमेशन दो, जेईई को आरसीसी दो, जेईई को बीएमसी दो। आप समझो मेरी बात, क्योंकि जो आप साइट पर काम करोगे ना वो आपसे पूछ लेगा। सिंपल सी बात है, अगर आप बिल्डिंग बनाने जाओगे तो बिल्डिंग में पेंट तो कराओगे बिल्कुल, तो वो आपको पेंट से क्वेश्चन दे देगा। तो सिंपल सी बात ये है कि आजकल जेईई के एग्जाम में वो सब्जेक्ट ट्रेंडिंग हो चुके हैं, वो ट्रेंड हो चुका है, जब ये डिजाइनिंग वाले सब्जेक्ट्स को थोड़ा कम कर दिया गया है और जो दूसरे बेसिक्स है, ऑन ग्राउंड वाले सब्जेक्ट्स हैं जिससे आप एग्जीक्यूट करा सकते हो। एग्जीक्यूट करना क्या होता है? साइट पर खड़े होकर काम करवाना अपनी नजरों से, अपनी सामने, उसको हम एग्जीक्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो आप पूछोगे क्या सर हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं पढ़े? यार आपकी मजबूरी है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना। क्यों? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कॉन्सेप्ट से ही आप देखो, कन्वेंशनल में आता है। अगर मैं ये नहीं बोल रहा कि सोम पढ़ो ही मत, सोम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, मुझे इस बात का दुख है कि जो ये पहले बहुत ज्यादा आया करता था अब थोड़ा इसको घटा दिया गया है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सोम अब कम ही आएगा। मैं हमेशा करंट डेटा जो होता है, करंट एनालिसिस जो होता है, मैं उस पर काम करता हूं और मेरे करंट डेटा के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थोड़ा सा कम हो चुका है ना। कन्वेंशनल में आ रहा है, कन्वेंशनल में कोई दिक्कत नहीं, 40 मार्क्स का ये आएगा ही आएगा। ठीक है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर ऑब्जेक्टिव में कम है तो कन्वेंशनल या मेंस में ज्यादा आता है। दुख किस बात का? पहले ऑब्जेक्टिव में भी ज्यादा आया करता था और मेंस में भी ज्यादा आया करता था। ठीक है, तो सर अब सोम पढ़े नहीं पढ़े? बिल्कुल पढ़नी पड़ेगी। सोम आप जब पढ़ोगे, जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप पढ़ोगे तभी आपको आरसीसी समझ में आएगी। क्यों समझ में आएगी? हर जगह आपको बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना पड़ेगा, तो कॉन्सेप्ट एसएफटी वीएमडी कॉन्सेप्ट आप कहां से सीखोगे? आप ऑब्वियसली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से सीखोगे। अगर आपको एसएफटी वीएमडी नहीं आएगा तो फिर आप आरसीसी कैसे कर लोगे? अगर मैं आगे बात करूं स्टील की,
तो स्टील में भी आपका सोम का कॉन्सेप्ट यूज आ सकता है, हो सकता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट यूज में आ जाए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सोम में पढ़ते हो। और अगर मैं बात करूं फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में भी सोम के क्वेश्चंस काम में आते हैं, या सोम के कॉन्सेप्ट काम में आते हैं। कैसे? अगर आप बात करो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस या फोर्सेस ऑन सबमर्ज्ड बॉडी, जब सबमर्ज्ड बॉडी पर आप बात करते हो तो ऑब्वियसली उसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ती है, सेंट्रोइड की जरूरत पड़ती है। तो ये सवाल कहां से हो गए? सोम से। तो कहने का मतलब ये है कि सोम थोड़ा कम हो गया है, कन्वेंशनल में आ रहा है, बट फिर भी आप इसको कम क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं। अगर आप इसको कवर करोगे ही नहीं तो ये खराब हो जाएंगे। और दूसरी बात, एक दो बार ऐसा हुआ है ना कि सोम कम आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे वापस बढ़ जाएगा। ये तो एग्जामिनर की चालाकी है कि सोम इतना कम कर दो कि बच्चे सोम बढ़ना बंद कर दे, फिर एकदम से सोम का लेवल इतना वापस से बढ़ा दो जो पहले बढ़ा करता था। ठीक है, तो ये हो गई एसएससी जेईई की कहानी। तो अगर मैं आपसे बोलूं तो एसएससी जेईई के ऑब्जेक्टिव में आरसीसी 100% में से 10% आता है, ऑन एन एवरेज ले रहा हूं मैं आपका। और वहीं पर कन्वेंशनल में आप देख लो 40 को 300 या 60 को 300 डिवाइड कर लो, उतना परसेंटेज आपका आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गेट की, या फिर पहले हम बात करते हैं आईईएस की। इसको आप थोड़ा सा लिख लो क्योंकि ये बहुत काम की चीज है, क्योंकि ये टॉपिक ही आपको मोटिवेशन देगा आगे के लिए। ठीक है, लिख लिया होगा आपने, ये थोड़ा एसएससी जेईई का बताया था। अब हम बात करते हैं आईईएस की। देखो, ये एनालिसिस बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एनालिसिस ही मोटिवेट करेगा आपको सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। आपको पता है ये बहुत ही हैवी वेटेड सब्जेक्ट है, तो आप इससे मोटिवेट होते हो कि यार इस सब्जेक्ट को तो हम इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिविल इंजीनियर हो और आपको आरसीसी ही नहीं पता कि आरसीसी सब्जेक्ट की नॉलेज क्या है, तो फिर यार वो आपको इंजीनियर कभी भी कंसीडर नहीं करेगा, जो भी आपके सामने बैठा होगा। ठीक है, तो अब चालू करते हैं। अभी तो हमने एसएससी जेईई का एनालिसिस करा। अगर मैं सिंपल सा 2 सेकंड और लूंगा आईईएस की और गेट की, तो अगर मैं आईईएस की बात करूं, प्री और मेंस, अगर मैं आईईएस की बात करूं, प्री दैट मींस ऑब्जेक्टिव, पेपर नंबर 1 जो होता है, पेपर नंबर 1, 2 जो होते हैं आपके, और ये आपका कन्वेंशनल मेंस, तो अराउंड 16% टू 18%, 100% में से 100% में से 16% से 18% आपका ऑब्जेक्टिव में ओनली आरसीसी कवर करता है। कौन कवर करता है? आपका आरसीसी कवर करता है। और वहीं पर अगर मैं आपसे मेंस की बात करूं, मेंस में भी आपका 16% से 18% कवर करता है। ठीक है, कितना हो गया? अगर मैं प्री की बात करूं तो 16% से 18%, और मेंस की बात करूं तो भी इसमें 16% से 18%। तो परसेंटेज कौन चाहता है? 100% में से यार अगर एक सब्जेक्ट ही 18% आ रहा है तो इस सब्जेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं आपको साफ साफ बोलता हूं, एसएससी जेईई एंड आईईएस में आप ये दोनों सब्जेक्ट बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, और अगर मैं बात करूं गेट की, तो ध्यान से देखना गेट में क्या होता है। गेट का हिसाब किताब थोड़ा अलग है। गेट में ये सब्जेक्ट, जो अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो ये 3 to 5% है बस आपका। गेट में ये सब्जेक्ट कम आता है, गेट में ये सब्जेक्ट कम आता है। अगर आप पूछोगे सर ऐसा कैसा हो गया कि एसएससी जेईई में भी आरसीसी इतना ज्यादा आया, एसएससी जेईई में भी आरसीसी आपका इतना ज्यादा आया, आईईएस में भी आरसीसी आपका इतना ज्यादा आया, बट आपका गेट में बहुत कम आ रहा है। रीजन ये है, गेट में आपका सब कुछ लेके चल जाता है जियोटेक। अगर मैं गेट में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कुछ लिखूं जो 40 से 45% कवर कर लेते हैं, तो एक सब्जेक्ट है जियोटेक, सेकेंड है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स, ओपन चैनल फ्लो। ठीक है, मैं गेट की बात कर रहा हूं। गेट में आरसीसी ज्यादा मार्क्स का नहीं आता है। अगर मैं करंट स्टेटस की बात करूं तो 3 to 5% करंट एग्जाम के, और अगर मैं इससे पहले की बात करूं तो 6 to 7%। अगर मैं प्रीवियस रिकॉर्ड की बात करूंगा तो गेट में कभी भी मेरी नॉलेज में तो आरसीसी 10% भी क्रॉस कभी नहीं करा। ठीक है, और वहीं पर बात करेंगे हम गेट में, तो गेट अगर जो लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका मेन टारगेट गेट ही है कि हमें गेट में जाना है, तो उनको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा जियोटेक पे, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन में, एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। हर सब्जेक्ट 14-15% आता है, ये 14% से 16% आ जाएगा,
ये भी आपका 15% आ जाएगा, ये भी आपका 17% आ जाएगा। तो ये 3-4 तो सब्जेक्ट मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये अकेले 45% को कवर कर लेते हैं। तो मेरा कहना ये है, अभी तक तो हमने एनालिसिस से डिस्कस करा है, इस एनालिसिस में आपको मैंने आपको ये बताया कि एसएससी जेईई प्री प्लस मेंस के लिए आप आरसीसी को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो। आईईएस प्री प्लस मेंस में आप इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो। गेट वाले थोड़ा सा इसको इग्नोर तो मत करो आरसीसी को, बट आपको मेरे अकॉर्डिंग जियोटेक दैट मींस सॉइल प्लस फाउंडेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्ट्रक्चर, इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गेट के लिए सारे सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप भी थोड़ा बहुत लिख लो जो मैंने एनालिसिस लिखा है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पूरे आरसीसी का सिलेबस की आरसीसी के सिलेबस में है क्या। ठीक है, लिख लो इसको। ठीक है, तो एनालिसिस मुझे लगता है कि एक सब्जेक्ट्स का एनालिसिस आपको पता होना चाहिए, आपको पता लग गया। ठीक है, अब मेन बात आती है कि सर सिलेबस क्या है इसका। इसके सिलेबस में सबको कंफ्यूजन होता है कि पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा सिलेबस का, क्योंकि कुछ एग्जाम अलग सिलेबस में से देते हैं, कुछ एग्जाम कुछ अलग सिलेबस दे रहे हैं, सब समझ में नहीं आ रहा सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम आरसीसी में पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो बात होती है सिलेबस की। ठीक है, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो फर्स्ट यूनिट जो हमारी होगी, जो फर्स्ट यूनिट आपका आरसीसी की होगी वो होगा आपका इंट्रोडक्शन। अब सर इंट्रोडक्शन क्या है यार? इंट्रोडक्शन में क्या कंक्रीट और आरसीसी के डिफरेंसेस पता नहीं करने आपको। इंट्रोडक्शन में ये है कि मैं बिल्कुल ये बिलीव करके चलूंगा कि आपको कंक्रीट तक नहीं पता कि कंक्रीट होता क्या है, कंक्रीट बनता क्या है, कंक्रीट में कितना सीमेंट होता है, कितना सैंड होता है, कितना एग्रीगेट होता है, कितना वाटर मिलाया जाता है, ये मैं आपको कंसीडर ही नहीं करूंगा कि आपको कुछ पता होगा। ठीक है, मैं ये इमेजिन करके चलूंगा कि आप बीटेक पास होके, मतलब बीटेक में आपने एडमिशन लिया है और आप लाइफ में फर्स्ट टाइम आरसीसी पढ़ रहे हो, हम उसी तरीके से आरसीसी को पढ़ेंगे। तो दैट मींस इंट्रोडक्शन में हम सारी प्रॉपर्टीज पता करेंगे आपकी सीमेंट कंक्रीट की एंड आपकी आरसीसी की। अब आप एक चीज सोचोगे कि सर एक चीज होती है, ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी का सीन क्या है? कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इस कंक्रीट टेक्नोलॉजी से भी एसएससी जेईई में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो सर ये क्या है? ये आपका बीएमसी का टॉपिक है। किसका टॉपिक है आपका? बीएमसी का। तो जो बीएमसी है आपका, उसमें हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी बीएमसी के साथ में पढ़ेंगे। इससे न्यूमेरिकल फ्रेंड लग गया आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी से। ठीक है, तो ये बीएमसी का क्वेश्चन है आपका। इंट्रोडक्शन में हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, श्रिंकेज के बारे में पढ़ेंगे, क्रीप के बारे में पढ़ेंगे, वो अलग चीज है, हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या आ जाएगा आपका? कंक्रीट और आरसीसी का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, सेकंड यूनिट, ये जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बोला है ना कि छोटा सा, इसका मुझे कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाएंगे इस इंट्रोडक्शन में। ठीक है, उसके बाद मेथड्स ऑफ डिजाइन, क्या आ जाएगा आपके पास? मेथड्स ऑफ डिजाइन। मेथड्स ऑफ डिजाइन में आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। अब देखो, जो हमारे आरसीसी स्ट्रक्चर्स हैं, इसके लिए 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनना। फर्स्ट है आपका लिमिट स्टेट मेथड, लिमिट स्टेट मेथड जिसको हम बोलते हैं एलएसएम। सेकेंड है आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड इसको हम बोलते हैं डब्ल्यूएसएम। याद रखना, ये लिमिट स्टेट है और ये स्ट्रेस है ना। कुछ लोग इसको लिमिट स्ट्रेस बोल देते हैं, नहीं, लिमिट स्टेट, और इसको स्ट्रेंथ भी नहीं बोलना है, स्ट्रेस। लिमिट स्टेट मेथड एलएसएम एंड वर्किंग स्ट्रेस, नॉट स्ट्रेंथ, स्ट्रेस मेथड। ठीक है, और थर्ड है हमारा अल्टीमेट लोड मेथड। अब सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये होता है कि सर इस सिलेबस में ये समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ें, लिमिट स्टेट पढ़ें, वर्किंग पढ़ें, या आपका अल्टीमेट लोड मेथड पढ़ें। चलो अल्टीमेट लोड मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो कहने का मतलब ये कि सर हम तीनों पढ़ेंगे, जहां जहां पर मेथड्स का यूज होगा, जहां जहां पर मेथड का यूज होगा, हम वहां वहां ये तीनों मेथड्स पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि अल्टीमेट लोड मेथड से वो आपसे डिजाइनिंग बिल्कुल नहीं पूछने वाला,
बट हो सकता है कुछ स्ट्रक्चर से डिजाइनिंग वो आपसे वर्किंग स्ट्रेस से भी पूछ ले। मैक्सिमम एग्जाम्स में 90% एग्जाम में या 95% एग्जाम में, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं 95% एग्जाम क्या बोला, डिजाइनिंग लिमिट स्टेट से पूछ सकता है, बट ये जरूरी नहीं है कि इन दोनों से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो हम लिमिट भी पढ़ेंगे, वर्किंग भी पढ़ेंगे, जहां जहां इन मेथड्स की रिक्वायरमेंट होगी हम ये तीनों मेथड्स आपके पढ़ेंगे, ठीक है। अब दूसरा क्या आ गया, फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो गया, सेकंड आपका मेथड्स ऑफ डिजाइन हो गया, उसके बाद अब ध्यान से देखना लिमिट स्टेट ऑफ, ये हमारी यूनिट से नाम है। मैंने क्या बोला आपसे, मेजर पोर्शन जो आपका होगा वो लिमिट स्टेट मेथड ही होगा, बट हम वर्किंग और अल्टीमेट लोड मेथड को भी इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हमें इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, हमें इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है अल्टीमेट लोड मेथड से, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनिट होगी वो होगी आपकी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन शियर। जो हमारी नेक्स्ट यूनिट होगी वो होगी आपकी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन शियर। उसके बाद होगी आपकी फ्लेक्सर बोन एंड एंकरेज, फ्लेक्सर बोन एंड एंकरेज, ठीक है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपका कंक्रीट का और आपका आरसीसी का। कंक्रीट कम होगा, आरसीसी होगा, क्योंकि कंक्रीट को हम अपना बीएमसी में पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे, बीएमसी में पढ़ेंगे, तो कंक्रीट को मालूम लेके चलेंगे। यहां पर हम ओनली आरसीसी को ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। बहुत चीजें बताऊंगा मैं आपको जिससे 100% क्वेश्चन आएगा। इस इंट्रोडक्शन से 100% 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जहां पर उसने इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन नहीं दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट होगा इंट्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ डिजाइन, इन तीनों को हम बहुत ब्रीफली पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा डेप्थ में आगे पढ़ेंगे तीनों मेथड्स होते क्या है। उसके बाद हम आएंगे अपनी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन शियर, फिर आएंगे फ्लेक्सर बॉन्ड एंड एंकरेज में, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देनी है आपको बहुत ज्यादा, ठीक है, ये लिमिट स्टेट लिखा है मैंने यहां पर, ठीक है, तो मेनली हमें लिमिट स्टेट पे वर्क करना है, ठीक है। इसके बाद आ गई आपकी टॉर्जन, क्या आ गई आपकी टॉर्जन। अब मैं कहां लिखूं, अब तो बहुत यूनिट्स हैं, ठीक है। लिमिट स्टेट ऑफ शियर, फ्लेक्सर बॉन्ड एंड एंकरेज, टॉर्जन। इसके बाद आपका आ जाएगा कॉलम, फिर आपका आ जाएगा फुटिंग्स। इन सब की डिजाइनिंग पढ़ेंगे हम, अभी बिल्कुल मत सोच रहे कि इनकी डिजाइनिंग हम नहीं पढ़ेंगे। फिर आ जाएगा आपका कॉलम्स, फिर आ जाएगा फुटिंग्स। उसके बाद आपके पास आ जाएगा सिलेबस में, कॉलम्स हो गया, फुटिंग्स हो गया, प्री स्ट्रेस कंक्रीट, प्री स्ट्रेस कंक्रीट। बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा मैं आपको, आरसीसी टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट, पता नहीं लोग इसको क्यों नहीं पढ़ते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्री स्ट्रेस कंक्रीट जेई में भी आता है, इसको पढ़ना है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट को तो हम बहुत ही ज्यादा डेप्थ पे जाके पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, जितने भी हैवी प्रोजेक्ट्स होते हैं इंडिया में, जितने भी आपके हैवी प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में, वो सबके सब प्री स्ट्रेस कंक्रीट पर है, ठीक है। आप समझ लो मेरी बात, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं आपके वो प्री स्ट्रेस कंक्रीट वहां पर यूज होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि नॉर्मल कंक्रीट वहां पर यूज हो रहा है। तो ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ मिसलेनियस टॉपिक। कौन कौन से, अब ध्यान से सुनना। वाटर टैंक, वाटर टैंक, रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क, मैंने क्या बोला आपको, वाटर टैंक, रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क, स्टेयरकेस, सीढ़ियां जो होती है स्टेयरकेस, ठीक है, ये एंड थोड़ा सा बहुत रिटेनिंग वॉल। ये 4 टॉपिक मैंने आपसे क्या लिखा, वाटर टैंक, रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क, स्टेयरकेस और रिटेनिंग वॉल। ये टॉपिक्स की डिजाइनिंग आपसे कोई नहीं पूछने वाला है कि ये डिजाइन करो, ठीक है। अभी एक चीज तो मैं लिखना ही भूल गया, डिजाइनिंग हमारा यहाँ पे 107 लिखो, 7th 8th 9th 10th। इसमें एक टॉपिक और इंट्रोड्यूस कर दो, डिजाइन ऑफ बीम्स, डिजाइन ऑफ बीम्स। क्योंकि आपका जो कन्वेंशनल क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको फिर गारंटेड बोलता हूं, आपका जो एसएससी जेईई का कन्वेंशनल क्वेश्चन बनेगा वो या तो डिजाइन ऑफ बीम से बनेगा या आपका कॉलम से बनेगा। आपका एसएससी जेईई का जो मेन सब्जेक्टिव पेपर बनता है उसका जो कन्वेंशनल क्वेश्चन बनता है वो या तो डिजाइन ऑफ बीम से बनता है या आपका कॉलम से बनता है। अब बात आती है
कि सर आप क्या क्या डिजाइन करवाओगे बीम्स में? ऐसा नहीं है मैं एक दो बीम आपको कराऊंगा, मैं आपको बहुत सारी बीम्स कराऊंगा। कैसे? हम बीम्स में करेंगे सिंगली रिइंफोर्स बीम, डबली, और बीम्स के साथ स्लैब एंड स्लैब। आपका या तो डिजाइन ऑफ बीम्स एंड स्लैब से टॉपिक आएगा या फिर इससे आएगा आपका कॉलम से आएगा, ठीक है। फुटिंग से ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। आप लोगों का मेन फोकस इन दो यूनिट्स पे रहेगा कन्वेंशनल के लिए, ठीक है। अब डिजाइन ऑफ बीम्स एंड स्लैब, जिसमें क्या आएगा आपका बीम क्या होगी, सिंगली रिइंफोर्स बीम होगी, डबली रिइंफोर्स बीम होगी। अभी आपको नहीं पता सिंगली रिइंफोर्स बीम क्या होती है, या आपको ये भी नहीं पता कि रीइंफोर्स्ड क्या होता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बिल्कुल जीरो लेवल से लेके इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बीम्स में क्या आएगा आपका सिंगली रिइंफोर्स बीम, डबली रिइंफोर्स बीम, एल बीम, ठीक है, टी बीम, और आपका लिंटेल। क्या आ जाएगा आपका लिंटेल। तो देखो ये सिलेबस कितना ज्यादा है आपका, अगर मैं बात करूं तो इतनी ज्यादा आपका सिलेबस है, ये आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपको बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब हम कहां पाते हैं, वाटर टैंक आ गया, रिइंफोर्स ब्रिक वर्क आ गया, स्टेयर केस आ गया, रिटर्निंग वॉल आ गया। लास्ट में एक टॉपिक आपका और बच रहा है जिसका नाम है इंडियन स्टैंडर्ड 456 रिकमेंडेशन। ये कहानी क्या, पहले मैं आपको बता देता हूं। ये सारा टॉपिक आप देख लो, ये लिंटेल काफी है, मैं हटा दो, ठीक है। इसको स्लैब के बारे में डिस्कस करना भूल गया था। तो सिंगली, डबली, टी बीम, लिंटेल, ये हम सब पढ़ेंगे। इसका हम स्लैब में पढ़ेंगे वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। तो अगर मैं कन्वेंशनल के लिए बोलूं तो ये टॉपिक आपके कन्वेंशनल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब क्या है, 95% चांसेस है कि कन्वेंशनल क्वेश्चन आपका इन दो टॉपिक से बनेगा, जो मैंने ग्रीन में टिक करे हैं। मैं 95 बोल रहा हूं, 5% तो ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। 95% चांसेस है या तो वो आपको कॉलम की डिजाइनिंग करवाएगा, या तो वो आपसे कॉलम डिजाइन करवाएगा, या फिर वो आपका बीम्स में सिंगली, डबली, टी बीम, लिंटेल, वन वे, टू वे स्लैब डिजाइन करवा लेगा। इन सब की डिजाइनिंग सब पढ़ेंगे, सिंगली की पढ़ेंगे, डबली की पढ़ेंगे, टी की पढ़ेंगे, लिंटेल की पढ़ेंगे, वन वे स्लैब के, टू वे स्लैब की, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ऐसा नहीं है कि मैं आपको टू वे स्लैब छुड़वा दूंगा कि टू वे स्लैब से कुछ नहीं आता, हम एक एक डिजाइनिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं इसकी, हाँ, अगर आपको एक चीज स्पेशली पता हो, अगर मैं आपसे बात बोलूं कि आपको पता है कि जितने भी कंक्रीट वर्क होता है या आरसीसी वर्क होता है, इसके लिए कोड बनाया गया है, ठीक है। जितने भी आरसीसी वर्क्स हैं और जितने भी कंक्रीट वर्क्स हैं, इनके लिए कोड बनाया गया है। तो उस कोड का नाम क्या है? आप बोलोगे सर इंडियन स्टैंडर्ड 456। आप क्या बोलोगे? इंडियन स्टैंडर्ड 456। वो कोड हमें डिजाइन के बारे में बताता है, जितने भी पैरामीटर्स हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज है जो कंक्रीट या आरसीसी में यूज करेंगे, सब हमें ये कोड बताता है। चाहे कवर ले लो, अब कवर क्या होता है मैं आपको इमेजिन, वैसे मुझे पता है, आपको पता है कि कवर क्या होता है, बट मैं इमेजिन करके चलता हूं कि आपको कवर भी नहीं पता है, ठीक है। अब कहानी बहुत ध्यान से सुनना। इंडियन स्टैंडर्ड 456, इंडियन अभी जो करंट कोड आपका यूज हो रहा है कौन सा होता है? इंडियन स्टैंडर्ड 456 2000। वैसे 2005 में भी एडिशन हुए थे, ऐसी बात नहीं है, तो फिर भी हम इसको लेके चलते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड 456 2000 कोड। आई का मतलब क्या है? इंडियन। एस का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड। 456 क्या है? जो कोड है आपका, और ये 2000 क्या है आपका? ईयर। इंडियन स्टैंडर्ड कोड नंबर, कोड नंबर क्या है भैया? 456, और 2000 क्या है आपका? ईयर। क्या सर एक ही कोड मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही आप एम, अभी मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मैं इमेजिन कर रहा हूं कि आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी नहीं पता, वैसे तो आपको पता होगी ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होती है। जैसे ही आपका M55 ग्रेड हो जाती है, 456 ओनली वैलिड M55 तक होता है, इसके बाद वैलिड नहीं होता है, और उसके बाद आपको डिजाइन करनी है तो 10262 से करनी पड़ती है, वो आगे कहानी है। क्योंकि मैं इमेजिन करके चलूंगा, आपको M भी नहीं पता कि M क्या होता है, आपको पता है बट मैं इमेजिन करके नहीं चलूंगा। बस कहानी है, सिंपल सी अगर कहानी आपको बताऊं तो कोड बनाया गया है, इस कोड के बेसिस पर ही, इस कोड को कंसीडर करते हुए ही हम अपना कंक्रीट और आरसीसी वर्क का काम करते हैं, ठीक है। अब कहानी क्या है? कहानी ये है, जो लास्ट यूनिट मैंने आपके सामने लिखी है, इंडियन स्टैंडर्ड 456 रिकमेंडेशन, ये कम से भी कम बहुत बड़ा टॉपिक है, ये खुद एक यूनिट की तरह होता है। क्यों? क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड हमारे बेसिकली दो इंडियन स्टैंडर्ड चले। कैसे? 456 2000 से पहले आपके पास कौन सा इंडियन स्टैंडर्ड था? इंडियन स्टैंडर्ड 456 1978।
मैंने आपसे क्या बोला कि आपके मेजर जो कोड हुए हैं वो दो हैं, एक तो कौन सा इंडियन स्टैंडर्ड 453 2000 और दूसरा कौन सा इंडियन स्टैंडर्ड 456 1978। अब सर क्या कहानी है इसकी? इसकी कहानी ये है कि जब इसको रिवाइज करा गया वापस से तो बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं और वो आपसे वो चेंजेस बिल्कुल पूछ सकता है। 1978 में और 456 दोनों कोड इंडिया में यूज करे गए हैं, दोनों कोड इंडिया में यूज करे गए हैं। बट आप देखना, आपके पास अगर कोई पुरानी बुक होगी ना, जो आपकी पुरानी बुक होगी उसमें, अब ध्यान से देखना, बहुत सारी बुक्स में इन दोनों कोड का कंफ्यूजन होता है। एक तो इंडियन स्टैंडर्ड 456 1978, कुछ बुक्स के क्वेश्चन आपकी जो पुरानी बुक्स हैं, जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एसएससी जेईई के लिए या आईईएस के लिए पढ़ोगे, अगर कोई आपने पुरानी बुक पढ़ ली ना, कोई पुरानी बुक, तो उन्होंने इसके बेस पर क्वेश्चन उस पर दे के रखे हैं। और अगर आप नई बुक पढ़ोगे तो उसमें ये क्वेश्चन दे, इसके ऊपर क्वेश्चन दे के रखे हुए और दोनों में बहुत ही ज्यादा चेंजेस हैं। अगर आप बोलोगे सर कुछ चेंज हुए थे, हाँ बहुत चेंजेस हुए थे। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं 456 1978, पता है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैं तो उसकी पूरी कहानी बताऊंगा आपको, पूरी कहानी। और ये मत सोचना कि हम इंडियन स्टैंडर्ड 456 को सबसे लास्ट में लेंगे। इन सारे टॉपिक्स में जहां पर फर्स्ट से लेके एंड तक, जहां तक भी मैंने आपको ये सिलेबस लिखाया है, फर्स्ट से लेके एंड तक, हर जगह जहां पर 456 का यूज होगा वो मैं आपको हर जगह बताऊंगा। ये मत सोचना, ये तो मैं आपको बहुत ही ज्यादा ब्रीफ में बताऊंगा कि एक भी क्वेश्चन ऊपर नीचे हो नहीं सकता है। अगर इंडियन स्टैंडर्ड जो चेंज हुआ था 2000 में, उसके बेस पर अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट आप कर लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नहीं कर पाओगे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, वो आपको कहां पर फंसाएगा। अगर मैं बात करूं जो सी स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या होते हैं, सी स्ट्रक्चर्स होते हैं। 1978 क्या बोलता था कि अगर आप कोई आरसीसी स्ट्रक्चर है, कंक्रीट स्ट्रक्चर अंडर वाटर में बना रहे हो, अंडर वाटर सी स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो आप कंक्रीट में सी वाटर का यूज कर सकते हो। तब आप कंक्रीट में जो समुद्र का पानी होता है ना, उसको यूज कर सकते हो। 2000 ने साफ साफ बोल दिया भैया ऐसा कुछ नहीं चलेगा। आईएएस 456 2000 ने क्या बोला, नहीं, आप अगर सी वाटर के अंदर भी स्ट्रक्चर बना रहे हो तो आप उसमें डायरेक्ट सी वाटर यूज कंक्रीट में नहीं कर सकते हो, आपको उसमें सल्फेट्स, क्लोराइड सब देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही कुछ चेंजेस है। दूसरा चेंज अगर आपको मैं बताऊं तो इंडियन स्टैंडर्ड 456 ने, पता है आपको क्या कहा था कि जितने ज्यादा नेचुरल एग्रीगेट यूज कर सकते हो, एग्रीगेट मतलब जो गिट्टियां होती है, ठीक है, छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं, जितने ज्यादा आप एग्रीगेट यूज कर सकते हो नेचुरल, वो करो। और इसने एग्रीगेट को डिफाइन करा था 40 mm तक। ये बहुत सारे चेंजेस हैं इसमें जो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा, एक दो चेंजेस नहीं है। वहीं पर अगर मैं 456 की बात करूं तो ये आपकी इसकी जो ग्रेड होती है ये M80 तक आपको बताता है। कहां तक बताता है, M80 तक। वहीं पर 1978 कहां तक बताता है, M40 तक। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो इसमें आए और हम इन दोनों के चेंजेस को लास्ट यूनिट में कंसीडर करेंगे। तो ये कुछ कहानियां हैं पुरानी नई जो मैं आपको एंड में बताऊंगा। हमारा मेन मकसद क्या रहेगा, हमारा मेन मकसद रहेगा सबसे पहले हम आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे और डीप लेवल के मिलेंगे। और हम जिस लेवल का पढ़ेंगे ना, प्री हो गया, मेंस हो गया, एसएससी जेईई हो गया, आपका स्टेट का एई हो गया, ओनली ऑब्जेक्टिव में नहीं, हम इसको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, कन्वेंशनल हर तरीके से पढ़ेंगे। आईईएस हो गया आपका, आईईएस का कन्वेंशनल भी इससे आराम से कवर हो जाएगा। ये मत सोचना कि जेईई का होगा, आईईएस का दे रहे हो तो आईईएस का भी कवर होगा। तो पूरा सिलेबस आप लिख लो, उसके बाद हम चालू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, सिलेबस लिख लिया होगा। अब मैं चालू करूंगा इंट्रोडक्शन, ठीक है। आज ज्यादा नहीं लेंगे, आज बस इंट्रोडक्शन छोटा सा, फिर कल से आपको मैं बहुत ज्यादा पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। कल से आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर चलेगा। ठीक है जी। अभी काम करते हैं, जब हम अपना आरसीसी पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा कंक्रीट की हिस्ट्री निकालते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंक्रीट, जो आपको आज तक किसी बुक में नहीं मिलेगा और ना आपको किसी ने पढ़ाया होगा।
बट मेरा मानना ये है कि अगर हम लोग सिविल इंजीनियर्स हैं तो हमें अपने, अगर मैं इस धरती पर जन्म लेता हूं तो मुझे अपने दादा परदादा सबके बारे में पता होना चाहिए। उसी तरीके से जब हम अपना आरसीसी पढ़ रहे हैं, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जरूरी नहीं है कि मैं हर बार बोलूंगा मैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ही पढ़ाता हूँ। साफ पहले बात तो ये है, मैं ऐसे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता हूँ कभी भी जिसकी कुछ इंपॉर्टेंस नहीं होती है, ठीक है। सोम हो गया, एफएम हो गया, तो क्या इंपॉर्टेंस नहीं है, बीएमसी हो गया, स्टील हो गया, है ना, सब आपका इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। अब हिस्ट्री ऑफ कंक्रीट के बारे में आपको क्या लगता है, फर्स्ट टाइम इस दुनिया में कंक्रीट कब यूज करा गया होगा? मैं कुछ डेटा आपको दूंगा, वो बहुत ध्यान सुनना, और अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो आपको ये डेटा बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए। अगर आप ये डेटा ध्यान नहीं रखोगे तो दैट मीन्स आपको फिर आरसीसी के बारे में कुछ पता ही है, इससे 1 नंबर का भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ये आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि दुनिया में सबसे पहले कंक्रीट कब पाया गया था, तो ध्यान रखना, अगर आपको याद होगा हम 2 चीजें करते हैं, बीसी और एडी। बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, एडी को आफ्टर डेथ ही बोलते हैं, और एनो डोमिनी होता है। क्या होता है एनो डोमिनी? बिफोर क्राइस्ट, एनो डोमिनी, या फिर जीसस क्राइस्ट से पहले, जीसस क्राइस्ट के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले जो कंक्रीट पाया गया है वो पाया गया है आपका 6500 बीसी में। आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा बट ये फैक्ट है कि वहां पर कंक्रीट पाया गया है। एग्जैक्टली ये हम जो आजकल अपना सीमेंट से एग्रीगेट बना रहे हैं, ऐसा कंक्रीट पाया नहीं गया है, या तो कंक्रीट पाया गया है या आपका मोटार पाया गया है। 6500 बीसी की अगर मैं बात करूं तो सीरिया एंड जॉर्डन में, सीरिया एंड जॉर्डन, यहां आपका सबसे पहला कंक्रीट पाया गया था, जहां पर लोगों ने अपने फ्लोर हाउस कंक्रीट से बनाए गए थे। कंक्रीट का मतलब ये नहीं होता कि एक्जेक्टली सीमेंट, क्ले यूज कर ली, चॉक यूज कर ली, लाइमस्टोन यूज कर लिया, ठीक है, इस तरीके से। तो फर्स्ट टाइम जो कंक्रीट नोटिस हुआ है हिस्ट्री में हमारी वर्ल्ड की, वो कहां हुआ? 6500 बीसी में, कहां पर? सीरिया एंड जॉर्डन। उसके बाद अगर मैं बात करूं 3000 बीसी की, 3000 बीसी की, तो यहां पर आपका वापस से कंक्रीट थोड़ा नोटिस करा गया कि यहां पर भी कंक्रीट का यूज हुआ है, या लाइम मोटार का यूज हुआ है कंक्रीट, तो लाइम मोटार यूज हुआ है। अभी आप सोचोगे मोटार क्या है, वो मोटार कंक्रीट में आपको कल सब बता दूंगा, ठीक है। थोड़ा बहुत ऐसा आपको पता होगा, यहां पर यूज हुआ है आपका लाइम मोटार विद क्ले, क्ले भी यूज हुई है आपकी। और ये कहां पाया गया है? इजिप्ट एंड चाइना, इजिप्ट एंड चाइना, इजिप्ट एंड चाइना में भी कंक्रीट को नोटिस कराया गया है, ठीक है। पुराने जमाने में इन लोगों को मिक्स करके इन्होंने कंक्रीट जैसा बना दिया था, इजिप्ट एंड चाइना में। और आपको याद होगा, आपने सुना होगा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, आपने सुना होगा ना, द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा, वहां पर भी कंक्रीट यूज हुआ है। जो ब्रिक्स है वहां की, उन ब्रिक्स को लाइमस्टोन मोटार से ज्वाइन करा गया है। जो ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा है इजिप्ट में, वहां पर आपका जो ब्रिक्स हैं उनको इन चीजों, जो स्टोन से बड़े बड़े जो स्टोन्स बनाए गए थे, उनको लाइम मोटार से ज्वाइन कराया गया था। तो 3000 बीसी में भी आपका इजिप्ट एंड चाइना में हुआ था। बट इन लोगों ने बहुत बड़े लेवल पर इसको यूज नहीं करा था। जैसे कि अगर मैं बोलूं 6500 बीसी में सीरिया जॉर्डन में यूज हुआ था, जब ज्यादा लेवल पे यूज नहीं हुआ था, क्योंकि ज्यादा लेवल पे जो कंक्रीट यूज हुआ है वो आपका करा है रोमन्स ने, वो कब करा है? 600 बीसी में। 600 बीसी में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था जब रोमन्स ने हर जगह कंक्रीट ही कंक्रीट यूज करा, ठीक है। इन 6000 बीसी रोमन्स आपका रोमन एम्पायर, रोमन्स यूज्ड कंक्रीट वाइड स्प्रेड। सबसे ज्यादा जो सबसे पहला कंक्रीट यूज कराया गया था वो किसने यूज करा था भाई? रोमन्स ने। रोमन्स कौन से टाइम में? आपका 600 बीसी में। फिर क्या हुआ? रोमन एम्पायर आपका फॉल हो गया अराउंड 470 एडी तक। 600 बीसी से लेके 479 शायद ये है एडी तक आपका रोमन एम्पायर फॉल हो गया, और इसके बाद आपका कंक्रीट भी फॉल हो गया। दैट मीन्स 6500 बीसी में सबसे पहले नोटिस करा गया सीरिया जॉर्डन को, जिसमें उन्होंने अपने फ्लोर हाउस बनाए गए थे। उसके बाद 3000 बीसी में लाइम मोटार से बने हुए स्ट्रक्चर्स पाए गए, और आप ध्यान से देखो कि वो आज तक खड़े हैं। वो पता है आज तक क्यों खड़े हैं? क्योंकि वो नेचुरली बनाए गए थे।
वो आजकल हम जिस तरीके से हम केमिकल्स यूज कर करके बना रहे हैं उस तरीके से नहीं थे, वो नेचुरली बनाए गए थे। और नेचुरल जो भी चीज होगी वो अर्थ के साथ कोऑपरेट करती है, वो अर्थ के साथ बहुत अच्छे से रहती है। तो इन लोगों ने नेचुरली यूज करा था, जो भी यूज करा था, चाहे लाइमस्टोन हो गया, चाहे लाइम वाटर हो गया, इस कारण वो स्ट्रक्चर्स आज भी खड़े हैं। दैट मींस अर्थ ने उसको अपना एक हिस्सा माना हुआ है। आप समझ रहे हो मेरी बात? अर्थ खुद एक नेचुरल है और ये सारे स्ट्रक्चर्स नेचुरली बनाए गए थे, इसलिए वो स्ट्रक्चर्स आज तक खड़े हैं। हमारे स्ट्रक्चर्स क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि हम अर्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, केमिकल्स यूज कर रहे हैं, इस कारण आपके ये स्ट्रक्चर आजकल इतना ज्यादा नहीं चल पाते हैं। ठीक है, बट हमें स्पीड चाहिए, इनके पास टाइम बहुत होता था, ये सालों सालों तक बढ़ाते रहते थे। हमें स्पीड चाहिए और स्पीड के लिए हमें केमिकल्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो इजिप्ट एंड चाइना भी आप देख लो। 6000 बीसी में सबसे पहले रोमर्स ने यूज करा था, रोमन एम्पायर आपने सुना होगा। ठीक है, उन लोगों ने कंक्रीट को सबसे ज्यादा यूज करा था और उसके बाद 470 एडी तक कंक्रीट का फॉल हो गया। इसके बाद किसी ने भी इसको यूज ढंग से नहीं करा। अब देखना आगे, इसको आप चाहो तो लिख लो एक बार। ठीक है, अब आगे ये तो थोड़ी हिस्ट्री थी जिसका कुछ सीमेंट या कंक्रीट में किसी ने पेटेंट नहीं कराया कि मेरा नाम है। आप समझ रहे हो मेरी बात? पेटेंट आप समझते होंगे, जो भी किसी चीज की डिस्कवरी करता है या इन्वेंट करता है उसको अपना नाम पेटेंट करा देता है। हुआ क्या, ये तो पुरानी हिस्ट्री है, बट अब अगर मैं करंट एरा की बात करूं, 18th सेंचुरी की बात करूं, तो एक हमारे से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सीमेंट को इन्वेंट करा था। किसको करा था? सीमेंट को इन्वेंट करा था। और ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आप समझ रहे हो? सीमेंट का इन्वेंशन इन 1824, ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी, थोड़ा सा बता रहा हूं, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इन 1824 जोसेफ एस्पेडिन, सबसे पहले जोसेफ एस्पेडिन ने 1824 में सीमेंट को इन्वेंट करा था बाय हीटिंग चॉक विद लाइम। ठीक है, बाय हीटिंग चॉक विद लाइम। ठीक है, या क्ले भी ले लो, क्ले भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चॉक विद क्ले, इन्होंने क्या करा था? चॉक और क्ले को हीट करा था बहुत ज्यादा इनटू पाउडर फॉर्म। कब तक करा था? जब तक उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं आती, टिल कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स रिमूव्ड। ठीक है, बाय हीटिंग चॉक विद क्ले इनटू पाउडर फॉर्म इनटू कार्बन डाइऑक्साइड until कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स रिमूव। ठीक है, चॉक और क्ले को मिक्स कर दिया था पाउडर फॉर्म में। ठीक है, अब हुआ गया, अब आगे कहानी सुनना। ये जो पोर्शन है आपका, जब इन्होंने इसको इस तरीके से हीट करा, बर्न करा, तो इनको जो प्रोडक्ट मिला, जो इनको सीमेंट मिला, उसका कलर, जो भी इनको सीमेंट मिला, बहुत ध्यान से सुनना इनके बारे में। इनको जो प्रोडक्ट मिला, जो ये सीमेंट वाला चाहते हैं, और जो प्रोडक्ट का कलर मिला, क्या मिला आपका? कलर मिला। पहली बात तो साइंटिस्ट कहां के थे? इंग्लैंड के। कहां के थे? इंग्लैंड। इनको जो कलर मिला वो वहीं के इंग्लैंड में जगह जिसका नाम है पोर्टलैंड। क्या नाम है आपका? पोर्टलैंड, PORTLAND। पोर्टलैंड एक जगह है इंग्लैंड में जहां से एक टाइप के पत्थर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? जहां से टाइप के पत्थर निकलते हैं, उन पत्थर का कलर और इस सीमेंट का कलर, उस पत्थर का कलर जो कि पोर्टलैंड से निकलते हैं, और कहां पर पोर्टलैंड? आपका इजिप्ट में। उस पत्थर का कलर और इस सीमेंट का कलर दोनों सेम से लग रहे थे। तो हमारे जोसेफ एस्पेडिन ने क्या करा? अपने प्रोडक्ट का नाम उन पत्थरों पर रख दिया, और वो नाम आप आज तक यूज करते हो, जिसका नाम है पोर्टलैंड सीमेंट। कभी सोचा है पोर्टलैंड नाम क्यों लगा हुआ होता है? क्योंकि जहां पर इसकी रिसर्च हुई थी, वहां के जो पत्थर है पोर्टलैंड के, वो सेम सीमेंट कलर के होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ कलर ऑफ स्टोन इन पोर्टलैंड इंग्लैंड। भाई मैं जहां से हूं, मैं कोटा से हूं, तो मैं भी हर जगह कोटा का गाना गाऊंगा ना, क्यों नहीं गाऊंगा? ठीक है, तो उसी तरीके से जो हमारे जोसेफ एस्पेडिन ने थे, उन्होंने बोला यार पोर्टलैंड तो अपनी जगह है, एक काम करते हैं, ऐसे जो पत्थर निकल रहे हैं उसकी तरह कलर निकल रहा है, तो एक काम करो, सीमेंट का नाम रख दो पोर्टलैंड सीमेंट, रख दो पोर्टलैंड सीमेंट। और आज भी आप वो यूज करते हो, क्या करते हो? पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, अब पोर्टलैंड सीमेंट इंग्लैंड में। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट टाइम सीमेंट का क्या हुआ था? इन्वेंशन हुआ था। अब एक चीज ध्यान से सुनना, इन
1849, मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, किसी किताब में लिखी हुई नहीं है, कोई नहीं आपको बताएगा। क्यों नहीं बताता? क्योंकि उनके पास होता है टाइम कम। और भाई मेरा मानना ये कि सब्जेक्ट की थोड़ी डेप्थ जाना चाहिए, सब्जेक्ट की थोड़ी हिस्ट्री उठानी चाहिए, ठीक है, तब आगे पढ़ने में उसको मजा आएगा। हो सकता है मेरे भी 15 मिनट वेस्ट हो रहे हो, बट कोई बात नहीं, मेरा मानना यह है कि आपको ये चीजें सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। इन 1849 में जोसेफ, ध्यान सुनना, ये था जोसेफ एस्पेडिन। ये कौन है आपका? जोसेफ एस्पेडिन। इन 1849 जोसेफ मोनियर, नाम अलग सेम है बट सरनेम अलग अलग है, दोनों अलग, दो लोग हैं। इन 1849 जोसेफ मोनियर फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में आरसीसी इन्वेंट हुआ था। क्या हुआ था? आरसीसी का अस्तित्व दुनिया में 1849 में हुआ था। किसमें हुआ था? 1849 इन्वेंटेड आरसीसी। दुनिया में पहली बार जिसने आरसीसी को इन्वेंट करा था वो थे आपके जोसेफ मोनियर। कौन थे आपके? जोसेफ मोनियर। बिल्कुल सही बात है, जिसने सब्जेक्ट बना दिया उसका नाम तो लेना पड़ेगा। जिस तरीके से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हर जगह हम आयलर के गाने गाते हैं, एक्चुअली सॉन्ग में तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट बहुत सारे यूज होते हैं, तो हम इसलिए उसको लेते नहीं, बट हाँ, जिस साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम आरसीसी को इन्वेंट करा था उसका नाम था जोसेफ मोनियर। इसको आप देखो कितना अच्छी चीज है, ये आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए कि क्यों जो पोर्टलैंड, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आप लेते हो वो पोर्टलैंड क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर करा था 1824 में, वहां पर पोर्टलैंड एक जगह है और पोर्टलैंड के जो पत्थर होते हैं उनका कलर सीमेंट से मिलता है, इसलिए उसने उसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रख दिया। आज तक उसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट ही है ना? सिंपल सी बात है। अब 1849 में क्या हुआ? 1849 में आपका फर्स्ट टाइम आरसीसी को क्या करा गया? इन्वेंट करा गया। अब ध्यान से देखना, इसके बाद 1854 में आपका फर्स्ट टाइम आरसीसी का घर बनाया गया था। क्या बनाया गया था? इन 1854 आपका फर्स्ट टाइम आपका आरसीसी का घर बनाया गया था। देखो कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट, अगर आपको थोड़ी सी, आप ईयर वियर याद मत रखो, बस ये याद रखना कि हाँ सर ने कुछ बताया था हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। अगर आपको ये याद भी नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इसको याद करो, ठीक है। और इन 1889 फर्स्ट आरसीसी बिल्डिंग बनाई गई थी। इन 18 फर्स्ट आरसीसी बिल्डिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बता दिया, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे आरसीसी होम है, यहाँ पे बिल्डिंग और साथ में ब्रिज भी बनाया गया था, एंड ब्रिज। फिर उसके बाद तो फिर चल ही रहा है मामला, आते ही रहते हैं चीजें, तो ध्यान रखना। हाँ, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इंडिया में फर्स्ट टाइम सीमेंट का जो प्लांट लगा था वो 1913 में लगा था। कहां पर लगा था? 1913 में। दैट मीन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया में स्टार्ट हुई है वो 1913 से हुई है। हम पे ज्यादा दूर नहीं है। देखो 1854 तक आरसीसी बन गया था, फिर 1889 में आप पे ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो चुका है, ठीक है। और 1913 में अगर हमने कराया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि 1904 में 16 फ्लोर की आपकी फर्स्ट आरसीसी बिल्डिंग बनाई गई थी। तो 1904 में अगर वर्ल्ड में फर्स्ट, शायद इंग्लैंड में बनाई गई थी, फर्स्ट टाइम बनाई गई है, तो अगर हम 1913 तक अगर काम कर रहे हैं तो कोई बुरा नहीं था। तो देखो ये थी थोड़ी बहुत हमारी आरसीसी की हिस्ट्री जो हम लोग को थोड़ी बहुत पता रहनी चाहिए। नंबर नहीं आएंगे तो कुछ नहीं, लोगों से आगे निकलोगे। सब्जेक्ट की डेप्थ नॉलेज का मतलब होता है उसके बारे में आपको सब कुछ पता हो, ठीक है। आज का इतना ही रहते हैं। अब आगे से हम क्या करेंगे, हम पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलेंगे, ऑब्जेक्टिव भी लेंगे, सब्जेक्टिव भी लेंगे, सब कुछ लेंगे, टेंशन मत लेना। आज के लिए इतना काफी है।